अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातबु साहिब, आज का गोरखतंदा आज़ाद कश्मीर की सियासत के नाम कुछ नई चीज़ें हैं जिसमें बात करेंगे कि पैसा कैसे बोलता है, इसकी अहमियत क्या है। और इकबाल मऊ जो ओवरसीज़ की सीट से मिनिस्टर थे और आईटी के वज़ीर भी थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और तनवीर इलियास साहब की चांदी कैसे होने लगी है, उनको किस तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो नाअहल हो चुके थे और मेंबर असेंबली भी नहीं है और दोबारा से मेंबर असेंबली बन जाएंगे। ये खदशा है। क्या तहरीक इंसाफ के 2 दर्जन जो से ज़ायद जो मुनर्रफ अरकान हैं, जो अब तक किसी पार्टी में नहीं गई और कहीं पे स्पेस भी नहीं है, और नई हुकूमत की बात हो रही है, नए वज़ीर-ए-आज़म की बात हो रही है, तो उसमें इनका किरदार क्या हो सकता है? क्या ये अपना भी कोई नया वज़ीर-ए-आज़म लाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या ये यकजा हो सकते हैं? क्या इनको इमरान खान साहब वापस पार्टी में ले सकते हैं? आज़ाद कश्मीर की सियासत का ये नया गोरखधंधा कैसा है, इसके ऊपर बड़ी तफसील से और मुफस्सल बात करेंगे। साहिबो, सबसे पहले मैं एक अहम नुक्ता आपके सामने बयान कर दूं, और जो इस वक्त की अहम खबर है। इमरान खान के बड़े करीबी साथी थे और अब भी किसी हद तक समझे जा रहे हैं। इकबाल मऊ बड़ा यूनिक और नायाब सा नाम है। ओवरसीज़ की जो स्पेशल सीट थी उसके ऊपर ये मेंबर असेंबली बने थे। आईटी के वज़ीर हैं, इनकी अपनी आईटी की कंपनियां भी हैं, यकीनन दुबई में हैं। अब देखना यह है कि ये जो ओवरसीज़ से इकबाल मऊ एमएलए बने थे, स्पेशल सीट के ऊपर आए थे, इन्होंने अब इस्तीफ़ा दे दिया। सवाल ये है कि इस्तीफ़ा क्यों दिया? इस्तीफ़ा देने की वजह पीपल्स पार्टी को, आज़ाद कश्मीर के चैप्टर को डील करने वाली एक बड़ी अहम शख्सियत, जिनका मैं नाम सीगा राज में रखता हूँ, उन्होंने सुना कि बड़ी डील की साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास साहब के साथ कि आपके पास चूँकि सऊदी अरेबिया में रहे हैं, पूरी फैमिली के पास ओवरसीज़ सऊदी अरेबिया का कार्ड है, रेजिडेंट, तो आप उस कैटेगरी में आते हैं। तो इकबाल मऊ से इस्तीफ़ा लिया गया। इस्तीफ़ा स्पीकर असेंबली आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर साहब को पहुंच गया। अब तक कबूल नहीं हुआ, और इरादा और नीयत ये है कि सरदार तनवीर इलियास, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म होते हुए आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट ने जो था, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने उनको नाअहल कर दिया था, और अब तक वो नाअहल हैं, और अब उनको दोबारा से एमएलए बनाना है। एमएलए कैसे बनेंगे, वज़ीर कैसे बन जाएंगे, इस असूल के लिए इकबाल मऊ से इस्तीफ़ा लिया गया। इनका तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी से है, लेकिन ये ओवरसीज़ की सीट से हैं। इकबाल मऊ ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, ये तो एक सवाल है जिसका जवाब मुझे समझ नहीं, लेकिन उस इस्तीफ़े का अगला रद्द-ए-अमल क्या है, और इसमें पैसा कैसे बोलता है, और फिर सरदार तनवीर इलियास साहब की चांदी कैसी होगी और नाअहल से अहल कैसे हो जाएंगे, इस सिलसिले में इकबाल मऊ का जो इस्तीफ़ा है वो कबूल हो जाएगा यकीनन। तनवीर इलियास साहब को पीपल्स पार्टी की ये जो बड़ी अहम शख्सियत हैं, पाकिस्तान से इनका तल्लुक़ है, आज़ाद कश्मीर के चैप्टर को देखते हैं, इन्होंने वादा, नीयतें और इरादे किए हैं कि हम तनवीर इलियास साहब को चूँकि ओवरसीज़ सऊदी अरेबिया का कार्ड रखते हैं, तो इकबाल मऊ की जगह उनको नई हुकूमत जब भी बनेगी पीपल्स पार्टी की, तो उसमें इनको हम फिर से एमएलए बना देंगे, और हो सकता है कोई वजारत भी दे दें, हो सकता है सीनियर वज़ीर बन जाएं, और चीज़ें हो जाएं। तो ये एक और कहानी जो है वो इस वक्त पनप रही है, और ये चीज़ चल रही है। और आप देखें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर किस तरह से लोग जो हैं वो अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए, पैसा कमाने के लिए आज़ाद कश्मीर के इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, और एक से इस्तीफ़ा लेते हैं, और दूसरे को जो नाअहल हुआ था, अदालत ने किया था, उसे ओवरसीज़ की सीट से वापस लाने की कोशिश करें। ये कोशिश है, एक बड़े मुसद्दका ज़राए से ये मुझे ख़बरें मिली हैं, और इस वजह से मैंने ये चीज़ें आपके सामने रखी। अब देखिए साहिब, पीपल्स पार्टी, नून लीग की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5 अपोजिशन के रहनुमा हैं, उनकी मदद के बगैर, और मुनर्रफ अरकान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तकरीबन 25 से 26 उनकी तादाद है, तो उन सब के साथ मिल के जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है। ये अब तक की अपडेट्स हैं, और इसमें वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, चौधरी यासीन, सरदार याकूब खान, या मौजूदा स्पीकर असेंबली लतीफ़ अकबर साहब। ये तो बात तय होगी ज़रदारी हाउस से, फिर शहबाज शरीफ साहब से मशावरत होगी, फिर उसमें किसी और इदारे का भी किरदार होगा, तो तब जाके नामज़दगी होगी, और फिर वोटिंग होगी, और नया वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। अब देखें 2021 का जो इलेक्शन था, उसमें अवाम ने वोट जैसे कैसे हालात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था।
عمران خان کی پارٹی کو دیا تھا، انہی کی حکومت تھی، قیوم نیازی صاحب وزیر اعظم بنے تھے، ان کو ہٹایا گیا، تنویر الیاس صاحب آئے، تنویر الیاس صاحب نائل ہوئے تو اس وقت کے اسپیکر اور موجودہ وزیر اعظم انوار الحق صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور تاریخ میں پہلی بار ایسے ہوا کہ 48 ووٹ، چاہے یہ منرف اراکین ہوں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایون جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں خواجہ فاروق، انہوں نے بھی ووٹ دے دیا تھا۔ اب جب یہ سارا کھلواڑ ہوا اور جس کو عوام نے ووٹ دیے، جن کی حکومت ہونی چاہیے تھی، اور جب اسٹیبلشمنٹ نے مل کے بغض عمران میں یا جیسے کیسے حالات تھے ان کو ختم کیا اور سب حکومت میں آ گئے، تو اس کے بعد عوام کے اندر ان کی حیثیت کوئی نہ رہی، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ اس وقت کس کی حکومت ہے تو ایک نئی ٹرم استعمال کی گئی کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے تھے تو پھر کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم اتنا با اختیار نہیں ہے، کوئی اور با اختیار نہیں ہے، حلقے کے اندر جو ایم ایل اے ہے وہ سیاہ و سفید کرے، سڑک کے اوپر لک 4 انچ کے بجائے 2 انچ ڈالے، 11 کلومیٹر کے بجائے 14 کلومیٹر بنا دے، پیسے کھا جائے، ٹرانسفارمر دے نہ دے، تبادلہ کرنا ہو، نوکری دینا ہو۔ آپ نے ان لوگوں کو، عوام کو ان کے سامنے بندی بنا دیا اور ایم ایل اے کو فل اختیار دیا، جو چاہے تو کر، چونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، چونکہ ساری پارٹیاں ایک حکومت کے اندر شامل تھیں۔ پھر کیا ہوا کہ جب حکومت مرز وجود میں آئی، 2021 کا الیکشن ہوا تو صاحب اس میں 32 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن میں جیتی، جس میں مہاجرین اور آزاد کشمیر کے حلقوں سے تھی، 5 اسپیشل سیٹ تھی، میں ان سب کے نام آپ کو بتاؤں گا اور تعداد بتاؤں گا، اور اس طرح سے یہ کل 37 لوگ ہو گئے، جس میں سے کچھ وزیر، مشیر، وزارتیں، ساری چیزیں ہوئی، 3 وزرائے اعظم بدل گئے، اور اب تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پی ٹی آئی کی حکومت سے نکلے تھے وہ اب تک کسی جماعت میں نہیں گئے، جو چند گئے ہیں میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا، تو باقی جو 26 ہیں یا 25 ہیں وہ اب تک تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے منرف اراکین ان کو سمجھا جا رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ 2021 میں جب الیکشن ہوا تو اس میں جو پاکستان تحریک انصاف سے جن لوگوں نے الیکشن لڑا تھا، میں آپ کی یادداشت کے لیے سب کے نام لے لیتا ہوں، آپ نے بور نہیں ہونا، آگے چل کے میں اس کی وجوہات آپ کو بتاتا ہوں۔ اظہر صادق تھے ڈڈیال سے، چودھری انوار الحق تھے بھمبر سے پی ٹی آئی، یاسر سلطان تھے میرپور سے، چودھری ارشد تھے کھڑی سے، چودھری علی شان سونی تھے سمانی سے، ملک ظفر تھے کوٹلی سے، ڈاکٹر انصر اقبال عبدالی تھے کھریٹا سے، چودھری اخلاق تھے سینسا سے، شاہدہ صغیر صاحبہ تھیں، اس کے ساتھ فاہم اختر ربانی تھے، سردار محمد حسین تھے، سردار میر اکبر خان تھے، سردار تنویر الیاس صاحب تھے، چودھری رشید پی ٹی آئی سے تھے، خواجہ فاروق مظفر آباد سے، دیوان علی خان تھے پی ٹی آئی کے، سردار قیوم خان نیازی تھے، چودھری ریاض گجر تھے، حافظ حامد رضا تھے، چودھری اکمل سرگالہ تھے جو کہ اب نون لیگ میں چلے گئے ہیں، چودھری محمد اکبر تھے، عاصم بٹ تھے، جاوید بٹ تھے جو پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں، دیوان غلام محی الدین پی ٹی آئی کے لاہور کے مہاجرین کے حلقے سے تھے، عبد الماجد خان تھے جو موجودہ وزیر خزانہ ہے، تقدیس گیلانی ہے وومن کی سیٹ سے یہ آئی تھی پی ٹی آئی میں، امتیاز نسیم وومن کی سیٹ سے آئی تھی پی ٹی آئی میں، صبیہ صدیق پی ٹی آئی وومن کی سیٹ سے آئی تھی یہ اسپیشل سیٹ کے اوپر، چودھری رفیق نیر تھے یہ بھی اسپیشل سیٹ کے اوپر آئے تھے، پیر مظہر سعید پی ٹی آئی کی اسپیشل سیٹ سے آئے تھے، اور محمد اقبال مئو جن کا نام ہے یہ پی ٹی آئی سے، جن کے میں نے استعفے کی بات بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اب اس میں سے کیا ہوا کہ جو علی شان سونی نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی، شاہدہ صغیر نے بھی جوائن کر لی، احمد صغیر نے بھی پی ٹی آئی جوائن کر لی، چودھری رفیق نیر جوائن پیپلز پارٹی انہوں نے بھی کی، جاوید بٹ صاحب بھی چلے گئے، اور اکمل سرگالہ نے نون لیگ جوائن کر لی۔ اس طرح سے یہ جو 5 لوگ تھے 32 میں سے وہ چلے گئے نون لیگ میں، 1 اور 4 پیپلز پارٹی میں، باقی کتنے بچے؟ 28۔ اب اس میں سے تنویر الیاس جو تھے وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے، پھر بچ کے 27 باقی، چودھری مقبول پی ٹی آئی کے تھے وہ بھی ڈسکوالیفائڈ ہو گئے، اب بچ کے 26، اور ان کا جو کیس ہے وہ الیکشن ٹریبیونل کے اندر چیزیں چل رہی ہیں جو چودھری مقبول گجر ہیں۔ اب 26 لوگ جو منرف اراکین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یہ ہیں، اور یہ کل ملا کے جو اسپیشل سیٹیں تھیں 5 ان میں سے بھی چند لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ اب تک باقی ہیں، تو یہ اگر دیکھا جائے تو منرف اراکین جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑے تھے، اگر ان کی تعداد 26 ہے، حسن ابراہیم صاحب ہیں اپنی پارٹی کے، اور سردار عتیق صاحب ہیں، اور کچھ اور لوگوں کو اگر یہ ساتھ اپنے ملا لیں، اگر یہ چاہیں کسی بریگیڈیئر کے ڈنڈے سے نہ ڈریں، کسی جی او سی مری سے نہ ڈریں، کسی کور کمانڈر سے نہ ڈریں، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرح آزاد ہو جائیں، چونکہ ان کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس لیے نہیں لے
ले सकती कि उनके पास स्पेस नहीं है, उनके पास पहले से लोग मौजूद हैं जिन्होंने अच्छे खासे वोट लिए और उनको ही टिकट देना है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। अब मैं यहाँ पे मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की बात करूँ तो उनका ग्रुप सबसे तगड़ा है। उस में देखना ये है कि उन्होंने नून लीग में जाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी सब्र रखिए। पीपल्स पार्टी वाले बैरिस्टर सुल्तान साहब को लेना ही नहीं चाह रहे। तो ऐसी सूरत हाल में कल जब इलेक्शन होगा या अभी जो नई हुकूमत बनेगी ये उसको वोट भी दे दें, नोट भी दे दें, सब कुछ कर दें, ये इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे, किसके खिलाफ लड़ेंगे, किसकी हमायत में लड़ेंगे, क्या चीज़ें होंगी। बाद जगह के ऊपर तो स्पेस मौजूद है। लेकिन मैं अगर बात करूँ खुरेटा के हल्के की, वहाँ पे रफ़ीक नैयर साहब मौजूद हैं, वलीद इनकलाबी साहब मौजूद हैं, नून लीग के पहले से 2 कैंडिडेट हैं, तो अंसर अब्दाली किधर जाएंगे। तो इन लोगों को इस वक्त सूट करता है कि अगर पाकिस्तान से इमरान खान साहब का कोई नुमाइंदा इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मिल के ये बात कर ले कि अगर हम वापस आ जाएँ अनवार उल हक साहब की ज़ात को माइनस करके बाकी लोग तो PTI की दोबारा से हुकूमत बनाएं, तो क्या इमरान खान साहब हमें कबूल कर लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र ये सारे लोग जो हैं वो वापस PTI के, जिनको मुनर्रफ अरकान या फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता है, तो ये वापस तहरीक इंसाफ में आ सकते हैं अगर इमरान खान इस चीज़ की इजाज़त दे दें। तो अब ये लोग ऐसा क्यों कर सकेंगे, चूँकि इनके पास कहीं और जाने की जो बेशतर 80% लोग हैं उनकी स्पेस कहीं पे मौजूद नहीं है। तो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि हम अपना वज़ीर आज़म बनाएंगे और वहीं पे ये लोग जो माजिद खान साहब शायद इसको लीड करें, चौधरी अखलाक साहब और दीगर लोग और अंसर अब्दाली हो सकता है बैरिस्टर सुल्तान साहब को इस बात के ऊपर कन्विंस कर लेंगे, देखें नई सियासी जमात बना नहीं सकते, पीपल्स पार्टी नून लीग में जाने की स्पेस नहीं है, तो हम क्यों ना 2021 वाली पोजीशन पे चले जाएं। तो उस पोजीशन पे जब जाएंगे तो वही मैंडेट वापस आएगा, क्यों नियाज़ी साहब वज़ीर आज़म बन जाएं, चूँकि वो 5 लोग वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके तो अगर जिनको अवाम ने वोट दिया था वही बरसते इक़्तिदार आ जाएँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इनके लिए और ये उनके लिए नरम गोशा भी रखते हैं, जो कि PTI और ये एक पेज पे रहे। स्पेशल माजरीन की सीटों का मामला भी हल हो सकता है, वफाक अगर उनको बजट दे दे और चीज़ें कर ली जाएँ, तो ये एक नया सियासी गोरख धंधा है आज़ाद कश्मीर के अंदर जो किसी भी वक्त हवा पकड़ सकता है। तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार में आने की बात हो रही है, वज़ारत उज़्मा के लिए एक तरह से अवाम ने नाम फाइनल कर दिए, वहीं पे ये जो 25-26 मुनर्रफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, इनका मुस्तकबिल इन्हीं के हाथ में है। और ये चाहें अगर दलेर बने, जैसे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी खड़ी हुई, उन्होंने अपनी बातें मनवा ली, इसी तरह से ये भी अगर आज़ादी हासिल करना चाहते हैं और अपने साथ मुखलस हैं, किसी और के साथ नहीं और फिर आवाम के साथ, तो ये भी इस मौके के ऊपर अपना आप मनवा सकते हैं और ये एक सुनहरी मौका है। बासुरो दिगर अगर आपने पहले की तरह ही किसी के कहने के ऊपर वोट देने हैं, सारी चीज़ें करनी है, अपने आप को खजल ख़राब करना है, आवाम में अपनी हैसियत कम करनी है, तो यकीन जानिए कि फिर ना तारीख़ आपको माफ़ करेगी ना आप अपने आप को माफ़ करेंगे। एक मौका है जिसके ऊपर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हम किसी की सपोर्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चाह ये रहे हैं कि जो निज़ाम है जिस तरीके से बना था इसको वापस लेके जाएं, और जब वापस लेके जाएंगे तो फिर अवाम ने जिनको वोट दिए थे, जैसे कैसे दिए थे, अगर वो वापस आ जाते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर निज़ाम, जमहूरियत, हालात, वाक़यात बेहतर होने चाहिए। तो बहरहाल इस वक्त तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, जो लग ये रहा है कि वो अपना वज़ीर आज़म जो है वो बना लेंगे। कौन बनेगा ये तो अभी देखना पड़ेगा। ताहम ये एक दूसरा रुख है तस्वीर का, ये एक और सियासी गोरख धंधा है जिसके ऊपर काम जारी है। अब देखना ये होगा कि ये मुनर्रफ अरकान को लीड कौन करेगा, ये किस तरह से अपनी बात कर सकेंगे, क्या ये किसी के साथ डील बनाएंगे, किसी और जमात में जाएंगे, या अपने हक के लिए खड़े होंगे, या उस पोजीशन पे जाएंगे। इसका सबसे बड़ा और अहम फैसला जो होगा वो कौन करेगा। इमरान खान साहब अगर इनको इजाज़त दे देते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इनको गो हेड देती है, तो शायद उस सूरत हाल के पेश नज़र आज़ाद कश्मीर का सियासी नक्शा बदल जाए। लेकिन ताकतवर क्या करेंगे, ऐसी सूरत हाल में क्या होगा, इनको आज़ादी कैसे मिलेगी, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब इन 25-26 मुनर्रफ अरकान के पास है। अगर ये बाजुरत हुए, अगर कुछ करना चाहें, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।